हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 15 दाज्यू, जिसको लिखा है शेखर जोशी जी ने, इसके कुछ हिस्सों को पढ़ा था। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जगदीश बाबू मदन से उसका परिचय ले रहे हैं और अपने एकाकीपन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। ये अपने गांव का पता बता रहा है जगदीश बाबू को। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटियाँ लगो, वह सकुचाता सा बोला, हिचकिचाता सा उसने जवाब दिया कि डोटियाँ लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, अर्थात जो अकेलापन था वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी कि अपने ही गांव का कोई व्यक्ति मिल गया, अपने ही गांव के निकट के गांव का। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी ना निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो कि अपने गांव में वो कैसे रहता था मदन। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ थी, नदी, ईजा अर्थात माँ, बाबा, दीदी, भूली अर्थात छोटी बहन, दाजू बड़ा भाई, ये सारी चीज़ें उसको याद आने लगी मदन को। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू, दाजू अर्थात बड़ा भाई। तो जगदीश बाबू को उसने अपने बड़े भाई की तरह उसे वो लगने लगे। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू अर्थात हिम अर्थात बर्फ पड़ेगा? ये दोनों में बातचीत होती। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती है, कोई दूसरा ग्राहक कस्टमर उसे पुकारता है मदन को। मदन उस आवाज़ के प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता, ऑर्डर लेकर। फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजी कोई चीज़ अर्थात कोई और चीज़ लाऊं? तो पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। इस तरीके से वो खुशी के मारे दोहराता। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू उनको जगदीश बाबू को पुकारता, जो कि दाजू सुनना जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता था। मदन इधर आओ। आया दाजू। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी आहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। अर्थात जगदीश बाबू को बार बार दाजू कहलाना पसंद नहीं था और ये मदन था कि बार बार उन्हें दाजू दाजू कहते रहता। तब उन्होंने कहा, मदन इधर आओ। तो मदन ने जवाब दिया, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति यानी बार बार उसको रिपीट करना जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठते थे, उनको पसंद नहीं था और उनके जो अपनत्व की पतली डोरी अर्थात अहम की जो डोरी थी वो तेज धार के आगे टिक नहीं सकी। दाजू लाया चाय लाऊं? उसने पूछा।
चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? अब गुस्सा आ रहा जगदीश बाबू को और वो मदन को डांट रहे हैं। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर उनका अधिकार न रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान में नहीं रहा, परंतु मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि जगदीश बाबू ने उसे डांटा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। मतलब घर से बाहर वो इतने दूर रह रहा था और उनसे लगाव जगदीश बाबू से ये स्वाभाविक सी बात थी। इस कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि रो लेने पर, जब आपका जो गुस्सा वो थोड़ा शांत हो जाता है, जब आप रो लेते हो तो आपके जो अंदर की पीड़ा है वो आपकी आंखों से बाहर निकल लेती है। उसके बाद मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भावुकता से नहीं बल्कि वो सोच समझकर करता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वो चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। तो मदन जो था वो अपने पूर्ववत काम में लग गया। अचानक से जगदीश बाबू की जो मुलाकात है उनके बचपन के दोस्त हेमंत से हुई। दोनों कैफ़े में गए और मदन को बुलाया। मदन कुछ दूर दूर रहने का प्रयास कर रहा था। दूसरी बार मदन को बुलाने पर वो मदन गया उनके पास। आज उसके चेहरे पर वो पहले वाली मुस्कान नहीं थी। उसने क्या लाऊं दाजू की जगह कहा क्या लाऊं साहब। जगदीश बाबू ने कहा 2 चाय 2 ऑमलेट। तब उसने लाया दाजू नहीं कहा बल्कि कहा लाया साहब और वहाँ से चल दिया। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया, क्योंकि जगदीश बाबू भी मदन को जानते थे और मदन भी जगदीश बाबू को जानता था, लेकिन हेमंत को ये बात नहीं पता थी। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी, पहले की जो यादें हैं वो। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ये सारी बातें याद आने लगी कि किस तरीके से वो जगदीश बाबू से मिला था, किस तरीके से उनसे वार्तालाप हुई थी और अभी की क्या स्थिति है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। गुस्से से चेहरा उसका और भी लाल हो गया और वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरीके से मदन एक पहाड़ी लड़का है जो काम अपना पेट पालने के लिए
वो काम करने आया है और किस तरीके से वे जगदीश बाबू से मिलता है और कैसे वो उनसे दाजू दाजू कहने पर उसके जगदीश बाबू उसे डांटते हैं और दोनों में जिस तरीके का आत्मीयता से दोनों जुड़े हुए थे वो अलग हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।